जी नमस्कार। मोहम्मद अली जिन्ना को तो आप लोग जानते ही होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना पैसे रुपयों को लेकर बहुत ही सचेत शख्स थे। बताते हैं कि देश की कई कंपनियों में उन्होंने शेयर में अपने पैसे लगा रखे थे। आज़ादी से पहले उन्होंने अपना ज़्यादातर धन पाकिस्तान ट्रांसफ़र करा दिया था। आज़ादी से पहले बंटवारे में दो देश भारत और पाकिस्तान बनने वाले थे और उन्हें लेकर गतिविधियां चरम सीमा पर थीं। तो जिन्ना सियासत के साथ साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे कि उनका एक भी पैसा भारत में न रह जाए। मुंबई के अपने बैंक खाते को उन्होंने बंद करा दिया था, उससे सारे पैसे निकाल लिए थे। निवेश संपत्ति के मामले को लेकर वो बहुत ही सचेत रहते थे। लगातार अपना धन फायदेमंद जगहों पर ही निवेश करते रहते थे। जब मार्च 1947 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच देश के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई, तब भी जिन्ना निवेश के विकल्पों की ओर देख रहे थे। उसी महीने में जिन्ना ने कुछ ब्रोकर्स को खत लिखे, एयर इंडिया लिमिटेड के 500 शेयर खरीदे। हालांकि इसके पीछे उनकी सोच क्या रही होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। जिन्ना पेपर्स, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, 1 जनवरी 30 सितंबर 1948, फ्रॉम द कायद ए आजम पेपर्स प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किताब में जिन्ना के वित्तीय रुझान पर विस्तार से बताया गया है। वो मुंबई में समुद्र के किनारे स्थित जिन्ना हाउस को बेचना चाहते थे। उस इस प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख रुपए करीब थी। इसका कोई खरीदार उन्हें नहीं मिल पाया और बाद में इसको लेकर उनका इरादा भी बदल गया। शायद वो चाहते थे कि भारत में अपनी एक संपत्ति रखेंगे और कभी कभार यहाँ आया करेंगे। हालांकि दिल्ली का लुटियंस जोन में बना अपना बड़ा बंगला जिन्ना ने प्रसिद्ध उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया को 5 लाख रुपए में बेचा था। जिन्ना के तमाम निवेश के बारे में ZH जैदी के पेपर्स में तमाम खुलासे किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्ना बड़े वकील थे। उनकी फीस भी बहुत मोटी थी। अंग्रेज उस समय दौरान भारत के 2 वकीलों को ही सबसे बेहतरीन मानते थे। उनमें एक खुद जिन्ना थे और दूसरे तेज सप्रुदा, दोनों ने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। जिन्ना को जानने वाले लोग भी जानते हैं कि वह व्यक्तिगत बातचीत में संपत्ति और निवेश संबंधी बातचीत करने में खास दिलचस्पी रखते थे। उनके कई कारोबारी मित्र थे जिनके साथ बैठकी वह इन्हीं बातों की चर्चा पसंद करते थे। उस जमाने में भारत के सबसे शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार होने वाले रामकृष्ण बिरला उनके करीबी मित्र थे। उनके कहने पर जिन्ना ने न केवल कई जगहों पर धन निवेश किया, बल्कि आज़ादी से चंद साल पहले दिल्ली में औरंगजेब रोड पर खरीदा गया शानदार सफ़ेद बंगला भी उन्हें बेच दिया। रामकृष्ण डालमिया की पत्नी और लेखिका दिनेश नंदिनी डालमिया ने किसी से चर्चा भी की जिन्ना पैसे रुपयों के मामले पर बहुत ध्यान देने वाले और सचेत रहने वाले शख्स थे। आमतौर पर उनके पति के साथ मुलाकातों में उन्होंने जिन्ना की संपत्ति और शेयरों की चर्चा करते पाया गया। आज़ादी से करीब 1.5 महीना पहले जिन्ना भारत में अपनी संपत्तियों को लेकर चिंतित भी थे। सारा हिसाब किताब लगा लेने के लिए आतुर भी थे। जून में भारतीय बैंकिंग सेक्टर की गतिविधियां अचानक बढ़ गईं। कुछ बैंक जिनके मुख्यालय लाहौर में थे, वो इसे दिल्ली में लाने का फैसला कर रहे थे। मुंबई स्थित हबीब बैंक ने अपनी शाखा वहां से समेट कर लाहौर ले जाने का फैसला किया। जिन्ना ने हबीब बैंक को की दिल्ली शाखा और नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की लाहौर और बम्बई शाखाओं से पूछा कि उनके खाते में कुल कितने रुपए हैं। 30 जून को इन दोनों बैंकों ने उन्हें सूचित किया कि उनके खाते में कितने रुपए हैं। दोनों बैंकों में कुल मिलाकर 7,97,107 रुपये थे। ये रकम उस समय जमाने में लिहाजा से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। भारत के बैंकों में जिन्ना ने जो रुपए जमा किए थे, उसे उन्होंने निकाला, कुछ अपने पास रखा, कुछ को पाकिस्तान के हबीब बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि जिन्ना ने एयर इंडिया के जो शेयर खरीदे थे, उनका क्या हुआ, उसका पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि ये शेयर बेचने का उन्हें समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि पाकिस्तान जाने के बाद वह बहुत ही व्यस्त हो गए थे। फिर 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु भी हो गई। लिहाजा उनकी पत्नी सारी संपत्ति उनकी बहन फातिमा के पास चली गई। जिन्ना के निधन के बाद उनकी संपत्ति फातिमा के नाम हो गई, लेकिन इसको लेकर भी बाद में पाकिस्तान में काफ़ी विवाद हुआ। बाद में सिंध हाई कोर्ट में एक याचिका दायर उनके धन को वारिसों ने वापस मांगा। याचिका में कहा गया कि फातिमा ने अपने निधन से पहले 28 लाख रुपए का निवेश किया था, लेकिन किसी भी बैंक की लॉन्ग बुक्स में उनके निवेश का हिसाब किताब नहीं मिल पाया।